हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। डेप्रिसिएशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टडीज जब तक चलेगा, वेदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मे बी सम प्रोफेशनल डिग्री, डेप्रिसिएशन चैप्टर इज गोइंग टू बी यूजफुल। डेप्रिसिएशन चैप्टर का एप्लीकेशन भी मल्टीपल चैप्टर्स में भी आता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज टू बी लेविड अगेंस्ट प्रॉफिट्स, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कितने मेथड्स हैं, हम कैसे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, उसका ये ऑब्जेक्टिव्स में कवर अप हो जाएगा, राइट। सो यू गॉट टू पे अटेंशन प्रॉपरली एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, राइट। सो चलो शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। So first part we are starting with, that is objective type question, answer in one sentence. What is depreciation? Depreciation क्या है? Depreciation is normal wear and tear. गलती से भी मिसकंसेप्शन डेवलप मत करना। ओके, वन मोर थिंग। कई बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है दैट डेप्रिसिएशन इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। गलत, रॉन्ग। ये मिसकंसेप्शन है, ये आपको डेवलप नहीं करना है। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट विच इज नॉर्मली फिक्स्ड एसेट। नॉर्मल वेयर एंड टेयर विच में अराइज ड्यू टू यूज, एफ्लक्स ऑफ टाइम माने पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन पैटर्न एटसेट्रा। इस वजह से जो आपका वैल्यू डाउन होता है उससे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तीन कंपोनेंट आया, क्या बोला मैंने? एक बाय नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल यूसेज। दूसरा एफ्लक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। एंड तीसरा ऑब्सोलेसेंस। इसकी वजह से जो वैल्यू रिडक्शन होता है, दैट इज बेसिकली अ चार्ज वी क्रिएट ऑन द प्रॉफिट। ये इंटरनल फंडिंग भी होता है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। चलो ठीक है, तो आगे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे हम जाते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फर्स्ट पार्ट। So depreciation refers to continuous, gradual and permanent reduction in the value of fixed asset due to various factor like wear and tear, passage of time. तीसरा भी मैंने बताया आपको, obsolescence. Why depreciation is charged? It is charged for the true amount of profit or loss which cannot be calculated without considering the depreciation, to record the correct value of the asset in the books and to provide for fund at the time of replacement of the asset. इसको हम बोलते हैं इंटरनल फंडिंग। ये जो लास्ट लाइन में वर्ड यूज किया था, फॉर फंड एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, इंटरनल फंडिंग भी डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। 11th स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए इट इज टू अर्ली टू अंडरस्टैंड। सो आप जैसे ही 12th में या सीए कोर्स में जब हम जाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। Why depreciation is charged even when in the year of loss? Depreciation is charged even though there is loss to the business, as the reduction in the value of the asset pertaining to that year need to be taken into account and the true amount of profit loss cannot be calculated without considering the same. तो बच्चों, ये एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, that especially in company account, normally even in proprietorship, even in partnership, okay, and company account specifically, we cannot close the books of the account unless and until two charges are being created. Number one is depreciation on fixed asset. जब तक क्रिएट नहीं किया है तब तक आप क्लोज नहीं कर सकते हो. नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज प्रोवाइडेड. जब तक ये प्रोवाइड या पे नहीं किया है तब तक आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हैं. Because why you cannot do it? Because till that time you will not get true and fair state of affairs of the business. True and fair state of affairs का मतलब है आपने कितना एक्चुअल प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर हुआ ये आप नहीं जान सकते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटी आप नहीं जान सकते हैं, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कमिंग बैक, what factors are to be considered while charging the depreciation? Cost of the asset. देखो बच्चों, डेप्री कैलकुलेट करने के लिए ना मेनली तीन फैक्टर है, मेनली थ्री फैक्टर्स. नंबर वन, कॉस्ट ऑफ द एसेट. नंबर टू, टर्मिनल वैल्यू और साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो एस्टिमेटेड होता है. एंड नंबर थ्री, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. ये तीनों फैक्टर में से जो कॉस्ट है वो एक्चुअल है और बाकी के दो फैक्टर है वो एस्टिमेटेड है. ये आपको समझना पड़ेगा, राइट.
So cost of the asset, estimated useful life, estimated terminal value माने के scrap value are the factors that are considered while charging depreciation. What is scrap value of an asset? Scrap value refers to the residual value of an asset. Residual value मतलब at the end of the useful life, अगर मैं ये asset बेच दूं, चलो भंगार में निकाल दिया मैंने, तो कितना अमाउंट आएगा? That is a scrap value, residual value, which can be realized after the expiry of the useful working life of the asset. What is fixed installment method? तो बच्चों, again this is very important. Just a minute. My camera placement got a little disturbed. Okay. What do you mean by the fixed installment method? Fixed installment method is one of the methods of depreciation, charging depreciation. There are two mainly methods in your portion. As such, there are more than 5 methods, right? Which we will study again in the CA course, if at all you are doing it. यहाँ पे आपके लिए दो मेथड है. कौन सा दो मेथड है? एक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट. वन इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. और इसका कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, मैंने कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस किया हुआ है. ओके, मैं तो बच्चों ये आप अगर देख सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मैंने कैलकुलेशन लिखा हुआ है. जब मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूं ना, तब मैं ये डिस्कशन में लाता हूं, और मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करता हूं. आप लोग शायद ये स्क्रीन पे देख सकते हैं. अगर पॉसिबल होगा आपके लिए तो आप ये एक कॉपी कर सकते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे हैं, डिस्टिंग्विशमेंट पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना. SLM एंड WDV. SLM के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं देखो. SLM या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डेप्री अमाउंट एवरी ईयर रिमेन्स द सेम, डेप्री अमाउंट सेम रहता है. सेकंड, परसेंटेज डेप्री इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. एंड थर्ड, WDV shall become zero at the end of the year. आपके लिए अगर पॉसिबल होगा तो ये कॉपी कर लो. ये बाय सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चन ये आपको समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन ये आपके पास में होना चाहिए, बिकॉज ये शॉर्ट नोट में भी आता है, तो आपके लिए बेहतर होगा. WDV में क्या है? डेप्री अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर इज सेम एज दैट ऑफ SLM, बट देयर आफ्टर इट रिड्यूसेस ईयर बाय ईयर, वो रिड्यूस होता है. Percentage depreciation is always calculated on the written down value, not the cost. Third, WDV at the end of the life shall never become zero. कभी जीरो होएगा ही नहीं. क्यों? जब आप ये ऊपर वाला एग्जांपल देखोगे तो पता चलेगा, राइट. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है. Coming back, fixed installment method is the method of charging depreciation in which the annual charge of depreciation remains constant from year to year over the useful life of the asset. और आगे जाते हैं. What is a formula to calculate depreciation by straight line method? मैंने 3 फैक्टर का बात किया था, यहां पे एप्लीकेबल हो गया है, आप चेक करो. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. एक एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं. सपोज ओरिजिनल कॉस्ट है ₹1,00,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 20,000 एट द एंड ऑफ द यूथफुल लाइफ. मतलब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 80,000 आया, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू. एस्टिमेटेड यूथफुल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं 4 इयर्स, समझ लो. तो पर ईयर अमाउंट कितना आएगा? 80,000 अपॉन 4, 20,000 पर ईयर इज योर डेप्री. ₹20,000 पर ईयर इज योर डेप्रिसिएशन. ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है. आर वी क्लियर? और आगे जा सकते हैं. Why straight line method is also called as original cost method? Straight line method is also called as original cost method as a depreciation is charged on original cost. अभी थोड़ी देर पहले हमने characteristic के ऊपर भी बात किया था. Which account is debited when expenses are paid on installation of machinery? Very important again, guys, right? Important for you to understand. Any expense incurred at the time of purchase of an asset should be
any expense incurred at the time of purchase of an asset should be added to the cost of the asset. Are you getting it? Any expense incurred at the time of purchase of an asset should be added to the cost of the asset. इसे हम कहते हैं capitalization of an expense. ये आपको समझना जरूरी है. इसका एकदम कॉमन और बेस्ट एग्जांपल विच आई मैक्सिमम टाइम यूज इन द क्लास इज वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. अगर आपने वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए पे किया है तो वो वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए. कहां पे डेबिट होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, बिकॉज दैट वेजेस आर इनकर्ड टू इंस्टॉल द मशीनरी. जब तक मैं वेजेस इनकर करके मशीनरी इंस्टॉल नहीं करूंगा तब तक मैं मशीनरी रन ही नहीं कर पाऊंगा. सो वो वेजेस जो है वो मशीनरी के लिए मैंने खर्चा किया है तो मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होगा. इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस. कंसेप्चुअली आपको पढ़ना है, राइट? और आगे जाते हैं. Going ahead. Okay, so machinery account will be debited for the installation charges paid. Which account is credited when depreciation is charged? The account of the relevant asset is being credited. Journal entry for depreciation क्या होगा? Entry will be depreciation account debit to fixed asset, है ना? तो respective fixed asset will be credited, depreciation will be debited, which in turn will be transferred to profit and loss account. Which account balance on depre account is being transferred? अभी मैंने बात किया, profit and loss account में transfer होगा. Where is a profit or loss on sale of asset is to be transferred? बच्चों प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में ट्रांसफर होता है, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में ट्रांसफर होगा, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ वी आर गोइंग ऑन पार्ट बी. आई थिंक पार्ट ए में कई सारे कंसेप्चुअल पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं विच आर वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, राइट? ओके फ्रेंड्स, so we are on the part B. Write word, term, phrase which can substitute each of the following statements. A continuous, gradual and permanent reduction in the value of a fixed asset. हमने already discuss किया है ना? जब हमने discuss किया कि depreciation क्या होता है. It is nothing but depreciation. The type of the asset on which depre is being charged? On fixed asset. वो भी depreciable asset. अच्छा, सारे assets, fixed assets भी depreciable नहीं होते हैं. जैसे land. Land is a non-depreciable asset. है ना? क्यों? क्योंकि लैंड घिसता नहीं है. लैंड का रादर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू अप्रिशिएट होता है. अगर आप मेट्रो सिटी में देखो तो आपको पता ही होगा कि आपने कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज किया होगा आज से 15-20 साल पहले, आज का उसका वैल्यू में भी डबल और ट्रिपल हो गया होगा, है कि नहीं? सो टाइप ऑफ द एसेट इज फिक्स्ड एसेट. Expenses incurred on for fixation of the new asset to bring it to working condition, we call it as installation charges, है ना? इसके लिए मैं एक कॉमन एग्जांपल यूज करता हूं मेरे लेक्चर्स में. अगर मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा, ओके, मैं शॉप में मैंने नक्की किया कि एयर कंडीशनर मुझे खरीदना है, लेकिन मैंने ये शॉप में डील नक्की कर लिया है जब तक ये एयर कंडीशनर मैं मेरे क्लास में इंस्टॉल नहीं करूंगा तब तक मेरा क्लासरूम में कूलिंग नहीं होगा. तो आई हैव टू टेल देम दैट प्लीज कम एंड इंस्टॉल द एयर कंडीशनर एट माय प्लेस. वो इंस्टॉल करेंगे, प्लग इन करेंगे और स्टार्ट करेंगे, तब जाके मेरा क्लासरूम में कूलिंग होगा, और वो कूलिंग होगा तो ही मेरा पर्पस सॉल्व होगा. तो ये जो प्रोसेस है ना, वो शॉप में से एसी लेके आने का और यहाँ पे इंस्टॉल करने का, उसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, राइट? सो दैट इज माय इंस्टॉलेशन चार्जेस. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज, इंस्टॉलेशन चार्जेस एटसेट्रा शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस. ये वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं ताकि आपको ये याद रहे, इम्प्रिंट हो जाना चाहिए. कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस. द पीरियड फॉर विच द एसेट रिमेन्स इन वर्किंग कंडीशन इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट. द अमाउंट दैट a fixed asset is expected to realize at the disposal is a scrap value या realizable value या terminal value. To terminate the asset, and what value we get? Terminal value. The method of depreciation which total depreciation is equally spread, fixed installment, या हम बोल सकते हैं SLM, straight line method depreciation. The method of depreciation in which the rate of depre is fixed but the amount of depre reduces, तो WDV method या reducing balance method,
इसके नाम में ही मीनिंग भी छुपा हुआ है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूस होते जाता है डेप्री। द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच वैल्यू ऑफ असेट कैन रीच जीरो, एसएलएम। मैंने वो कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाया था। इसमें नंबर 3 में देखो, एसएलएम में नंबर 3 में देखो, WDV shall become zero at the end of the useful life, है ना। कमिंग बैक, okay, go ahead. The method of depre in which the value of asset cannot reach to zero, WDV, वो भी हमने उसमें देखा था, है ना। WDV का थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो अगर आपने लिखा है तो, excess of selling price of fixed asset over its WDV, profit on sale of the asset. And the method of depre which is not recognized by tax law is fixed installment, straight line method. इसका भी रीजन क्या है, बिकॉज टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्स में वी यूज ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो इसके लिए हम एसएलएम यूज नहीं करते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट WDV, इट इज बीइंग ब्लॉक ऑफ एसेट इज इंस्पायर्ड थ्रू WDV मेथड, वो यूज करते हैं, एसएलएम या फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं करते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद द सी पार्ट। Select the most appropriate answer from the given alternatives. Decrease in the value of asset is known as depreciation. बड़ा सिंपल है। Depreciation is charged only on fixed assets. हाँ, और वो फिक्स्ड एसेट्स में लैंड होता है, लेकिन लैंड इज नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और आगे जाइए, थर्ड वन, the amount spent on installation of a new machinery is a capital expenditure. Capitalization of expense हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। Depreciation arises because of normal wear and tear, वो भी नॉर्मल है भाई, नॉर्मल wear and tear. Amount that a fixed asset is expected to realize at its disposal is known as a scrap value, realizable value, terminal value एक ही है। The amount of depreciation remains constant every year. Which method? Straight line method. Straight line method. The amount of depreciation reduces year after year. Which method? Written down value method, या WDV, या reducing balance. Straight line method is also known as fixed installment method. Fixed installment method. The balance of depreciation account is transferred to profit and loss account debit side. आपकी जानकारी के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आई होप क्लियर है बच्चों। लेट्स गो ऑन द डी पार्ट। अभी क्योंकि हमारा आगे डिस्कशन, मेजर डिस्कशन हो गया है ना, तो ये थोड़ा क्विकली जाएगा। इफ यू फील दैट वी आर गोइंग लिटिल स्लो, देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो, राइट। दैट ऑप्शन यू नो much better than me. Yeah. State whether the following statements are true or false. Depre is charged on fixed assets. Yes, true. It is true on fixed asset, but exception, land पे depre नहीं होता है ना। The fixed asset possess long life and they lose value due to actual usage or wear and tear year after year. Hence, to record this reduction in the value of the asset to provide fund for replacement of the asset at the end of its useful life, depre is being charged. डेप्री इज चार्ज्ड ऑन करंट एसेट्स ओनली, रॉन्ग। करंट एसेट पे डेप्री चार्ज होता ही नहीं है, फॉल्स। डेप्री इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉट ऑन करंट एसेट. Fixed assets have a long life and their value goes on reducing year after year due to wear and tear and passage of time, which needs to be recorded in the books. Hence, depreciation is required to be charged on fixed assets. Current assets usually last for shorter duration and hence there is no need to charge depreciation on current assets. Depre is charged on land. No, depre cannot be charged. I already explained you the reasons. Value of land never goes down. In fact, many times it appreciates. Value तो बढ़ता है कभी कभी, है ना, कभी क्या, maximum time. Besides, area of land never increases or decreases. Hence, depreciation is not charged on land. Depre increases the value of the asset. False. वो तो value कम करता है भाई. Depre refers to continuous, gradual, permanent reduction in the value of a fixed asset due to various factors such as wear and tear, passage of time. Hence, it does not increase the value of the asset, rather it decreases the value of the
asset. और आगे जाइए. It is not necessary to depreciate an asset if it is not in use. गलत बच्चों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है, राइट? सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस पार्ट. बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है. एसेट के ऊपर डेप्री कब से स्टार्ट होता है? हाँ, ध्यान से समझ लो, आगे बहुत काम में आएगा. आपका जब एसेट रेडी टू यूज हो गया ना, डेप्रिसिएशन का मीटर चालू. जरूरी नहीं है कि आपने एक्चुअल यूज में लिया कि नहीं लिया, लेकिन रेडी टू यूज हो गया ना, मीटर चालू. एग्जांपल ले लेते हैं. समझ लो कि मैंने एक एसी खरीदा. ओके, एसी मैंने खरीदा, एयर कंडीशनर मैंने खरीदा, इंस्टॉल हो गया ऑन 1 अप्रैल 2026. एग्जांपल ले रहा हूं. इंस्टॉल हो गया, लेकिन मैंने इट इज इंस्टॉल्ड, लेकिन मैंने यूज करना स्टार्ट किया फ्रॉम, एग्जांपल ले रहा हूं, 1 अक्टूबर 26 से स्टार्ट किया. मेरा ईयर एंडिंग हो रहा है, यहां से स्टार्ट करके मेरा ईयर एंडिंग हो रहा है ऑन 31 मार्च 27. अब कितने महीने का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा बताओ? तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो यूज किया है 1 अक्टूबर से 31 मार्च, आपने सिर्फ 6 महीना यूज किया है, तो क्या 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा? गलत. नहीं, 6 महीने का डेप्री नहीं लगेगा. मैंने ये एग्जांपल जो लिया है वो मैं यहां पे डिस्प्ले कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं. हाँ, आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा एग्जांपल. मैंने एसी इंस्टॉल किया है 1 अप्रैल 26 को, वेरीफाई करो, 1 अप्रैल 26 को इंस्टॉल किया है. मैंने रेडी टू यूज तो 1 अप्रैल 26 से था. आपने यूज करना लेट स्टार्ट किया, वो हमें देखना नहीं है. आपका रेडी टू यूज 1 अप्रैल से था कि नहीं? अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च, मतलब पूरा 12 महीने का डेप्री चार्ज होगा. फुल 12 मंथ डेप्री विल बी चार्ज्ड. यस, द फंडा सेज दैट इट शुड बी रेडी टू यूज. Once it is ready to use, then you have to start charging the depreciation. ये फंडा है, राइट? सो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा. ओके, अकॉर्डिंगली हम आगे जाते हैं. ओके, depreciation need not be charged when business is making losses. गलत, false. ये भी एक फंडा false है. That depreciation is a reduction in the value of the fixed asset which happens year on year. If it is not charged to the profit and loss account, then the real profit or loss for that year cannot be ascertained. Hence, it is charged even when a business is making losses so that the real figure of loss is ascertained. Okay, so ये statement गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. डेप्री नीड नॉट बी चार्ज व्हेन बिजनेस इज मेकिंग लॉसेस. नहीं, आपको डेप्री चार्ज करना ही पड़ेगा. ठीक है. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. गलत. कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस याद करो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इट शुड बी डेबिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. सो फॉल्स. Wages paid for installation are the expenses which are required to bring the asset into usable condition. To bring the asset into usable condition. Hence, they are considered as a part of the cost of that asset debited to asset account. They are treated as capital expenditure, hence not debited to wages account. It should be debited to respective asset account. Okay, और आगे जाते हैं. Balance of depreciation is transferred to profit and loss account, correct? क्योंकि it is charge against the profits, तो मुझे profit and loss में डेबिट करना पड़ेगा ना. Depre is an expense pertaining to the particular year and hence it is transferred to the profit and loss account so that the real profit for that year can be calculated. Last one, the profit or loss on sale of fixed asset is ascertained only after charging depreciation. Exactly. करंट ईयर में मैंने कितना, ट्रू है ये, मैंने कितना ड्यूरेशन ये एसेट यूज किया है वो जानने के बाद ही I will arrive at the WDV of the asset sold. So I have to compare two factors, sale value less WDV of the asset, and then I will get profit or loss. आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस. ठीक है. For calculating profit loss on sale of the asset, the written down value of the asset need to be ascertained. The written down value can be ascertained only after depreciation is charged. Hence, profit or loss on sale of fixed asset
is ascertained only after charging depreciation. Right guys? So ये हमने part complete किया. Now we are going to move on the next part, that is complete the sentences. Okay guys, so complete the sentences. Depreciation is derived from a Latin word depretium. हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा. यू कैन पुट स्टार मार्क, स्ट्रिक मार्क मैं कर रहा हूं, आपको ये याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. यही डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन है. डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन विच काइंड ऑफ एसेट्स? फिक्स्ड और करंट? फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स. रीजन भी हम आगे देख के गए हैं. Wages paid for installation or fixation of machinery is debited to capitalization of expense, asset, fixed asset, machinery. The amount spent on installation of machinery is a capital expenditure. Capital expenditure. Dash is a value which an asset realizes at the end of its useful life. Scrap value या residual value. दोनों भी हम बोल सकते हैं. Depreciation is equal to cost of asset less estimated scrap value. Estimated word जरूरी है. Estimated scrap value. In fixed installment system, the amount of debris is same or constant every year. Same or constant every year. In dash method, debris is charged every year on the original cost of the asset. स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे चार्ज होता है और डब्ल्यूडीवी मेथड में डब्ल्यूडीवी पे परसेंटेज चार्ज होता है. तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड भी एक ही चीज है, वही चीज है, एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी सेम चीज है. ओके, अंडर डैश सिस्टम द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंजेस एवरी ईयर. रिटन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ही बात है, डब्ल्यूडीवी भी बोल सकते हैं. Depreciation account is a nominal account. All expenses and losses, nominal account. Depreciation is nominal account. We go on agree or disagree with the following statements. Depreciation is a non-cash expense. Yes, it's a biggest non-cash expense. Agree. By charging debris on fixed assets, the ascertainment of true and financial statement position is possible. Very important. Yes, agree. Rate of depreciation depends upon the life of fixed asset. Yes, because three main component: cost, scrap value, and useful life. Agree. Terminal value of the asset never affects the annual amount of depreciation. Disagree. Terminal value depend करता है कि डेप्री कितना होगा, है ना. टर्मिनल वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब है जो वैल्यू पे हमने एसेट एक्वायर किया था, टर्मिनल वैल्यू. Under written down value method, the depreciation curve slopes parallel to x-axis. Wrong. x-axis से parallel नहीं होता है. Disagree. ये दोनों disagree है. Right? Written down value method में depreciation curve मतलब amount of debris कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है. वो parallel नहीं रहता है. Straight line method में parallel रहता है, equal. Written down value method में कम होते जाता है. Right? So now further we are going to go on. करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पे अभी हम जाते हैं. राइट? ओके बच्चों, सो लेट्स गो अहेड. करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डेप्री इज कैलकुलेटेड ऑन ऑल एसेट्स. नो, नॉट ऑल एसेट्स, ओनली डेप्रिसिएबल एसेट. लैंड इज द बिगेस्ट नॉन डेप्रिसिएबल एसेट. ओके, सो ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. लैंड इज नेवर अप्रिशिएटेड, मेनी टाइम्स इट डेप्रिसिएट्स. गलत. Land is never depreciated. Many a times it appreciates. उल्टा है ये, है ना. Residual value of an asset increases the amount of annual depreciation. बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू वो कॉस्ट में से, टर्मिनल वैल्यू कॉस्ट में से कम होता है, तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम करता है, बढ़ाता नहीं है. So residual value decreases the amount of annual depreciation. Next, under written down value method, depreciation is calculated on original cost. No. WDV में percentage is applied on WDV. Straight line method में it is calculated on original cost. So WDV method, it is calculated on written down value of the asset. Debris provided on asset is debited to asset account. No, it is debited to depreciation account. Asset account will be credited.
तो बच्चों ये प्रकार से मैंने जर्नल एंट्री भी आप लोगों को लिखाया है। ये आपको याद होना चाहिए। ऑल दी जर्नल एंट्रीज विच वी हैव टेकन इन द नोट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। जो बच्चों ने हमारे पास में कोचिंग नहीं लिया है और आपको ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज लिखना है, तो ये वीडियो पॉज करते करते आप एंट्रीज लिख सकते हो। depreciation charged. Okay. Fourth is transfer of depreciation to profit and loss account. Fifth is sale of an asset. Very important. डेप्री चार्ज अप टू द डेट ऑफ सेल। जब कभी भी सेल होता है तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं 3 पार्ट में आपको उसे डिवाइड करना है। डेप्री चार्ज अप टू द डेट ऑफ सेल, सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड, एंड देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, एंट्री टू बी पास्ड। राइट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। मोर ओवर, इस प्रकार से मैंने ये एनालिसिस आपको दिखाया है ऑफ 2 मेथड्स। आप अगेन इसको वीडियो को पॉज करके आप ये टेबल और नीचे कैरेक्टरिस्टिक आप कॉपी कर सकते हो। इट विल बी यूजफुल टू यू। देर आर 2 मेथड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड विथ न्यूमेरिकल। राइट। आप ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में जो स्ट्रेट लाइन मेथड है एग्जाम्पल, उसमें डेप्री अमाउंट इज सेम, और राइट हैंड साइड में WDV मेथड है, उसमें डेप्री का अमाउंट रिड्यूस होते जा रहा है, डिमिनिशिंग वैल्यू होते जा रहा है। चेक करो। और नीचे इसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखाया है, वेरीफाई डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। दोनों मेथड के 3-3 पॉइंट है ना, तो ये आप लोग भी लिख सकते हो, राइट, फॉर योर बेनिफिट। कमिंग बैक टू अवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। So debris provided on asset, fifth one I am on. Debris provided on asset is debited to asset account. No, it is debited to depreciation account. It is credited to asset account. Profit on sale of the asset is credited to asset account. So again answer is wrong. No, it is credited to profit and loss account. बच्चों आपको ऐसे याद रखने का कि प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो एसेट में डेबिट होगा। लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, तो एसेट में क्रेडिट होगा। ऐसे याद रख सकते हो आप एंट्री। हाँ, मैं बच्चों को ऐसे लॉजिक्स बताता हूं क्लास में, सो दे डोंट हैव टू मग अप द थिंग्स, दैट शुड बिकम नेचुरल फॉर देम। राइट। सो ये जी हमने कंप्लीट किया है। अब हम एज के तरफ हम अभी जा रहे हैं। फाइन बच्चों। सो फाइंड द ऑड वन। कॉस्ट ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ एंड एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो डेप्री कैलकुलेशन के लिए जो 3 फैक्टर चाहिए ना, वो 3 अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ द एसेट अवेलेबल है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल है। तो प्रॉफिट ऑन सेल इज ऑड मैन आउट। कैलकुलेट द फॉलोइंग। एज के बाद में आई वाला पार्ट हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है। A machine costing 23,000 is estimated to have 7 years and scrap value 2,000 at the end of the useful life. Calculate the depreciation. Simple formula apply करना है, cost minus estimated scrap value upon estimated useful life, you will get the answer. Check करो, cost 23, estimated scrap value reduce किया, upon estimated useful life, upon estimated useful life, I think just a minute. So estimated useful life is 7 years, not 1000. It is 7 years. Your answer should be 3,000 per annum, right? If the cost of the computer is 40,000 and depreciation is being charged at 8% per annum, calculate the amount of depreciation. If the cost of the computer is 40,000, depre 8% per annum, amount of depreciation, ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है। आपको कॉस्ट के ऊपर सीधा परसेंटेज अप्लाई करना है, तो 40,000 इंटू 8% यू विल गेट 3,200 पर एनम डेप्रिसिएशन। और आगे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर ऑन 1st October 15 at 2,80,000, 280 being the cost, spent 20,000 on installation. This is to be capitalized. तो total cost हो जाएगा ये दोनों का addition 3 lakh. He provides depreciation at 6% under SLM on 31st March 16. Calculate the amount of depreciation. याद रहे आपने परचेज कब किया था? October 15. अक्टूबर 1st October से 31st March 6 महीना होगा, कैलकुलेट कर लो।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना होगा, तो सिर्फ 6 महीने का डेप्री चार्ज होगा, 6/12 फ्रैक्शन अप्लाई होगा। तो आपका टोटल कॉस्ट विल बिकम 3 लाख, हमने अभी अभी बात किया, इनटू रेट ऑफ डेप्री इज 6% एंड इनटू ड्यूरेशन 6 months by 12 months, तो आपका आंसर आना चाहिए 9,000 रुपीज। यहां पे भी कैलकुलेशन किया हुआ है और ये सिंपल कैलकुलेशन भी मैंने डिस्प्ले कर लिया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर हाफ ईयर एंडिंग 9,000। और आगे जाते हैं, मेसर्स सीताराम, M/S होता है तो मेसर्स होता है, MR होगा स्मॉल आर, M कैपिटल स्मॉल आर तो मिस्टर होगा। Purchase a machinery on 1st January 16 for 2 lakh. Company provides depreciation 10% per annum on reducing balance method on 31st March every year. Calculate WDV as on March 17. Okay, 31st March 17. तो बच्चों पहला ड्यूरेशन आएगा 1st January 16 से लेके 31st March 16। कितने महीने हो गए? ये 3 महीने हो गए, पहला डेप्री चार्ज होगा। उसके बाद में 1st April 16 से लेके 31st March 17 आएगा, ये कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। तो ऐसे आपको 2 पार्ट में डेप्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 3 महीने का डेप्री हमने कैलकुलेट किया 5,000, ये जब रिड्यूस करेंगे तो WDV हमारा आ गया 195,000। अब 195,000 के ऊपर डेप्री चार्ज होगा फॉर 12 मंथ्स 19,500, ये लेस करेंगे तो WDV आ जाएगा 175,500। तो ये आपको मिला WDV एज ऑन द मार्च, दिस इज योर आंसर। ये नंबर ऑफ मंथ्स इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन हुआ है, ये 3 महीने का, ये 12 महीने का, ये 12 महीने का कैलकुलेशन ये वैल्यू पे हुआ, 3 महीने का कैलकुलेशन ये वैल्यू पे हुआ, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। और आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, I think this is the last one, I suppose. Yes, this is the last one. Question number 5. On 1st July 16, Messrs. Ramai and Company sold machinery for rupees 7,000. The original cost was 10,000, which was purchased on 1st April 15. Find out the profit or loss on sale of machinery by charging depreciation 10% per annum on original cost 31st March every year. Okay. सो आपका कॉस्ट था 1st April 15 में, कॉस्ट था 10,000, आपने बेचा है 1st July 16 में, तो आपको पहले तो चार्ज करना पड़ेगा। और ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा बोला है? ओरिजिनल कॉस्ट, SLM, है ना। तो पहला चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन आपका आएगा 1st April 15 से March 16 तक का पहला चार्ज आएगा, माने 1st April 15 से 31st March 16, मतलब पूरा 12 महीना। उसके बाद में 1st April 16 से आपने बेचा कभी है? 1st July 16 में बेचा है, माने 3 महीना। टोटल 15 महीने का डेप्री आपको चार्ज करना है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM है, डेप्री विल बी इक्वल मंथ वाइज, है ना। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट ईयर के लिए हमने कैलकुलेट किया तो 1,000 रुपीज आया, लेस किया WDV। सेकेंड 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया तो 250 आया, तो ये WDV आ गया। WDV यू हैव टू कंपेयर विथ द सेल वैल्यू एंड यू विल गेट प्रॉफिट और लॉस। पैसा कम मिला तो लॉस, पैसा ज्यादा मिला तो प्रॉफिट। तो आपका लॉस आ रहा है 1750। चेक करें बच्चों, राइट। सो दिस वे यू कैन कंप्लीट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड कैलकुलेट द थिंग। हमेशा जब कभी भी सेल ऑफ एन एसेट आता है, यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर 2 वैल्यूज, ओके, ऑलवेज सेल वैल्यू एंड कंपेयर विथ WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल। यहां पे WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल इज दिस, WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, keep on understanding the concepts very clearly so that your studies will become smoother. You will definitely tend to develop interest in the subject. It's a very good and very easy subject, by the way, right? All the best, guys.